हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कांस्टेंट रिलेशन से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है लेट m1 इक्वल टू 1 kg, m2 इक्वल टू 2 kg एंड m3 इक्वल टू 3 kg एज शोन इन फिगर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1, m2, m3। द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू m1 इज 20 सेंटीमीटर व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक टू द पुली। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या निकालना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास एक ब्लॉक है जो कि अपर पुली के साथ कनेक्टेड है। इसका मास जो है m1 है, ठीक है, और ये पुली जो है सीलिंग के साथ कनेक्टेड है और दूसरा साइड ऑफ स्ट्रिंग या रोप जो है, स्ट्रिंग ही आइडियल स्ट्रिंग है, वो एक दूसरा पुली से कनेक्टेड है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हैं फिर से, ठीक है, पढ़ लेंगे एक बार। तो और दूसरा ब्लॉक m2 है, ठीक है, और एक तीसरा ब्लॉक लोअर पुली के साथ अटैच्ड है, कनेक्टेड है। इसका मास m3 है और सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। तो हमको निकालना है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, m2 का एक्सेलरेशन क्या होगा, m3 का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो करेंगे इसको कैसे है, तो हम करते हैं क्या, ये जो पुली है अपर पुली, ये रेस्ट में है, तो इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन को निकाल लेते हैं, क्योंकि ग्राउंड भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली इसको। तो मान लेते हैं इस पुली के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक जो है ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है विद एक्सेलरेशन a1, और ये जो है ये भी ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो अभी हमको पता नहीं है। अगर हम ऊपर जाते हुए दिखा रहे हैं और इसका कैलकुलेशन करने के बाद नेगेटिव आएगा तो हम जान मान लेंगे जो ये एक्चुअली में m2 नीचे जा रहा है। तो पहले कैलकुलेशन करेंगे तब पता चलेगा, और इसको हम मान लेते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि m3 3 kg है, क्वेश्चन में दे रखा है, m2 2 kg है, m1 1 kg है। तो ये a3 जा रहा है किसके रिस्पेक्ट में, तो ये स्टेशनरी पुली के रिस्पेक्ट, पुली 1 के रिस्पेक्ट में जा रहा है, ठीक है, P1 के रिस्पेक्ट में, और ये P2 है। तो अब जो है मान लेते हैं इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है, सॉरी सेम स्ट्रिंग है तो दोनों में टेंशन सेम होगा। इसको अगर T मानेंगे तो इसको भी T मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों T को ये अकेला बियर करेगा तो ये टेंशन 2T हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग है तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर ये 2T है तो ये भी 2T ही होगा, ठीक। तो अब जो है हम इसको कंस्टेंट लगा के a1, a2 और a3 को के बीच में जो रिलेशन है वो लिख लेते हैं ताकि हम इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग एक कंसेप्ट लगाते हैं, जो ये आइडियल स्ट्रिंग है तो इसका मास को निग्लेजिबल मानेंगे, जीरो मास। तो इसके कारण जो वर्क डन होगा टेंशन के कारण ऑन द स्ट्रिंग इट विल बी जीरो, ठीक है। तो सभी टेंशन का वर्क डन कितना हो जाएगा, अलॉन्ग द स्ट्रिंग जीरो हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ ऑल द वर्क डन बाय टेंशन ऑन स्ट्रिंग इज जीरो। स्ट्रिंग का मास जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो सभी पार्ट, स्ट्रिंग का सभी पार्ट का वर्क डन जीरो होगा। अगर हम टी, तो हमारा अलॉन्ग द स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहेगा। तो इसको जो है डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हैं s को, तो ds/dt। तो इसको लिखेंगे, इसको भी जीरो लिखेंगे, जीरो का डिफ्रेंशिएशन जीरो होगा। इसको लिखेंगे t डॉट v इक्वल टू जीरो। अगर हम v को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हमारे पास t डॉट a भी सभी स्ट्रिंग के अलॉन्ग में जीरो होगा। तो यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ। तो टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल जो होगा यहाँ पर वो जीरो होगा। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2t a1 cos जीरो होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b, ये क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। तो यहाँ पर टेंशन और एक्सेलरेशन के बीच में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2t a1 cos जीरो। तो इस पार्ट के लिए हो जाएगा 2t 1 और उसके बाद a1 cos जीरो। अगर बात कर लिया जाए, इसका तो मास जीरो है ही, इसके कारण तो वर्क डन जीरो ही होगा, क्योंकि आइडियल पुली है। और उसके बाद इसमें बात कर लें तो यहाँ पर टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर, यहाँ भी थीटा जीरो होगा।
और टेंशन यहाँ पर टी है और एक्सीलरेशन हमारा A2 है, cos 0। अब बात कर लिया जाए थर्ड वाला के लिए, तो टेंशन ऊपर है, टेंशन हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर लगता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है, तो टेंशन ऊपर हो गया और एक्सीलरेशन नीचे हो गया, तो इसके बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। तो इसको लिखेंगे TA3 cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री माइनस 1 देगा, -1, और सभी का समेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब जो है ये हो जाएगा 2T1A1, सॉरी T है खाली, और ये है TA2 और ये माइनस TA3 इक्वल टू 0। तो T कॉमन लेके उस साइड देते हैं, या दोनों तरफ T से डिवाइड करेंगे तो हमको आ जाएगा A3 इक्वल टू 2A1 प्लस A2, रीअरेंज कर दिया, ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन लगा लेंगे इसमें, तो M1G नीचे आ रहा है, वेट इसका M1G नीचे और 2T टेंशन ऊपर, तो यहाँ पर डोमिनेट हमारा 2T कर गया क्योंकि वो उधर ही एक्सेलरेशन हो रहा है, तो 2T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A होगा पहला इक्वेशन। तो इससे हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं 2T माइनस M1G इक्वल टू M1A। तो इसको हम वैल्यू भी डाल देते हैं, तो क्वेश्चन में हमको M1 हमको दे रखा था 1 kg, M2 हमको दे रखा था 2 kg और M3 हमको दे रखा था 3 kg। तो 2T माइनस 1G मतलब G, 1A मतलब A, इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पर M2 है, M2 2 kg है तो 2G, और यहाँ पर टेंशन T, तो टेंशन ग्रेटर है क्योंकि एक्सेलरेशन T के डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे T माइनस M2G, और M2 हमारा 2 है तो 2G होगा माइनस 2G, और मास M2A मतलब 2 kg है तो 2A हो जाएगा। ये A1 है, पहला का एक्सेलरेशन हमने A1 माना था और दूसरा का एक्सेलरेशन A2, तो ये A2 इक्वेशन 2 हो गया। अब जो है यहाँ पर लगाएं लॉज ऑफ मोशन, सेकंड लॉज ऑफ मोशन, तो ये जो ब्लॉक है, एक मिनट, ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ आ रहा है, तो M3G ग्रेटर है T2 से, क्योंकि A3 M3G के डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो M3G ग्रेटर है, M3 हमारा 3 kg है, तो 3G माइनस क्या लिखेंगे, टेंशन T, नेट फोर्स हो गया M3 पर और नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, M3 3 है तो 3A, और एक्सेलरेशन हमने A3 माना है इसको, तो ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब यही 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल का इक्वेशन हमको 1 में भी है, इसको A ले लेते हैं, इस इक्वेशन को A 1 2 3 यहाँ पे ले ही लिया है, इसको एक इक्वेशन A मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमको A1 चाहिए, तो 1 और 2 को ऐड करते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करके हम A1 A2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, A3 को बाद में एलिमिनेट, पहले A3 को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि A3 का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, तो A3 का वैल्यू इसमें डालेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो इसको लिखेंगे 3G माइनस T इक्वल टू 3, A3 हमारा है 2A1 प्लस A2, तो इसको लिखेंगे 3G माइनस T इक्वल टू 6A1 प्लस 3A2, ठीक है। तो हमारा 3G माइनस T आ गया 6A1, और इक्वेशन 2 को इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ इक्वेशन इसके और A के मदद से बना है हमारा। एक बार साथ में करके चलिए, नहीं तो कुछ समझ में ना आएगा, खाली देखने से वीडियो नहीं होगा। तो A और 3 को हम करके इतना लिख दिया, फोर्थ वन। उसके बाद जो है इस 2 को हम इसमें ऐड कर देंगे, तो T हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2G माइनस 2A2, ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। तो यहाँ पर ऐड करने पर, इक्वेशन 4 और 2 को ऐड करने पर हमको 1G बचेगा और इधर बचेगा 6A1 और 5A2। इसको इक्वेशन 5th मान लेते हैं। अब 5th और 1 को सॉल्व करते हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, A2 5 और हमको A3 तो निकल गया। अब 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके A1 A2 के टर्म में एक इक्वेशन और बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा 5th। एक 6th इक्वेशन बना लेते हैं 1 + 2 करके, 2 में ट्वाइस 2 से इंटू कर देते हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो 1 तो हमारा है 2T माइनस G इक्वल टू A1, और हमारा इसमें 2 से इंटू करना था तो 2T आ जाएगा, 2T माइनस 4G इक्वल टू 4A2, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड नहीं करते सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कट जाएगा
और ये प्लस 4G हो जाएगा और माइनस जी तो 3G होगा, और ये माइनस ये भी होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ये लिखेंगे कितना, ये लिखेंगे A1 माइनस 4A2। अब इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 6 बना लेते हैं। अब ये 5th और 6th को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और A1 A2 को फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन 6 में हम 5 से इंटू कर देंगे तो 6 से इंटू कर देंगे तो 6A1 नीचे में भी आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18G, और ये हो जाएगा 6A1, और ये हो जाएगा हमको माइनस 24A2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 6A1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 24 प्लस 5A2, और इधर माइनस 17G इक्वल टू 29A2। तो A2 हमारा हो जाएगा माइनस 17G बाई 29। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका मतलब जिधर डायरेक्शन माने थे उसके अपोजिट में ये एक्सेलरेशन जाएगा। तो A2 जो था हमारा ऊपर हमने जूम किया था तो ये नीचे की तरफ जाएगा। A2 का रियल डायरेक्शन ये होगा, ये गलत होगा डायरेक्शन, लेकिन ये गलत होगा ये डायरेक्शन, लेकिन हम इक्वेशन में जो पुट करेंगे तो ये माइनस के साथ ही देंगे ताकि दूसरा का भी रियल साइन हमको पता चल जाए। तो A2 तो हमारा ये हो गया। अब A1 निकाल सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 5th से निकाल सकते हैं, या इक्वेशन इस हाँ ये जो 6th इक्वेशन है इससे निकाल लेते हैं, या यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा 3G इस इक्वेशन से, 3G प्लस 4A2 इक्वल टू A1। तो A1 को हम लिख सकते हैं 3G प्लस 4A2। तो A2 हमारा है माइनस 17G बाई 29। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो 87 माइनस 68 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 87 माइनस 68, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ बचा 7, 19, और ये प्लस में ही रहेगा। इसका डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया था वो सही था, 19G बाई 29। तो ये जो हम अपवर्ड माने थे तो ये अपवर्ड ही रहेगा डायरेक्शन, और इसको हमने डाउनवर्ड माना था तो ये हो जाएगा 17G। इसका भी डायरेक्शन लिख लेते हैं, ये हमने अपवर्ड माना था तो ये एक्चुअली में डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव साइन आया था तो डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक है, अब हम A3 को भी निकाल सकते हैं। A3 को हम इस रिलेशन से निकाल लेते हैं, यहाँ पर जो A में जो लिखे थे, A1 पता है, A2 पता है, तो A3 निकल जाएगा। तो इससे हम करते हैं A3 इक्वल टू 2A1 प्लस A2। तो A1 जो हमारा है, एक मिनट, हाँ, A1 हमारा आया था 19 बाई 29G, और A2 हमारा आया था माइनस 17G बाई 29। तो ये हो जाएगा 38G माइनस 17G डिवाइडेड बाई 29। तो ये 21G बाई 29 हमारा होगा, और इसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन इसका नीचे की तरफ ही होगा, जो हमने एज्यूम किया था डाउनवर्ड्स ही होगा ये इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड्स हो गया। तो ये हमारा डाउनवर्ड सही था, ये अपवर्ड माने थे तो ये एक्चुअल में A2 नीचे की तरफ होगा, और ये पॉजिटिव आया था तो ये ऊपर की तरफ है। तो A1 हमारा जो आया था, A1 हमारा आया था कितना आया था, 19G बाई 29। तो 19G बाई 29 हमारा A1 है। इसी एक्सीलरेशन से हम टाइम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाई 29। तो ये नियरली निकाल लेते हैं कितना आता है। तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है हमारे पास 6.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब जो फर्स्ट वाला अपर पुली था उसमें M1 था, और ये 20 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस था। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऐसा पूछा था। तो 20 सेंटीमीटर जा रहा है, और ये एक्सीलरेट कर रहा है A1 6.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो S इक्वल टू U तो 0 है क्योंकि रेस्ट से शुरू किए थे, हाफ AT A1T स्क्वायर। तो T हो गया हमारा 2S बाई A1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। S1 हमारा है 20 सेंटीमीटर, मीटर पर सेकेंड में रखना पड़ेगा लेंथ को, डिस्टेंस को। तो 0.2 डिवाइडेड बाय A1 हमारा 6.42। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है।
तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा आता है एक्सेलरेशन A1 6.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब जो है हमको टाइम निकालना है जब M1 पुल्ली अपर पुल्ली के साथ स्ट्राइक कर दे, कितना टाइम में वो निकालना है। तो ये मास M1 था और इसका एक्सेलरेशन A1 जो है वो हमको आया 6.42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया और ये डिस्टेंस हमको दे रखा है, क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, ये है 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कर लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा यूनिट में जो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0.2 मीटर हो जाएगा, 0.2 मीटर। तो क्योंकि स्टार्ट रेस से किया था सिस्टम, रिलीज किया गया था सभी ब्लॉक को, तो एस इक्वल टू हाफ टी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो है टी हमारा निकल जाएगा 2s बाय A1, एक्सेलरेशन हमारा A1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2s हमारा 0.2 है और A1 हमारा 6.42 है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम जो हमारा आता है 0.2496 सेकेंड आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं नियरली 0.25 सेकेंड। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।